Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. In medical surgical nursing, we are discussing about the cardiovascular system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्ट में आपको जनरली पता होता है कि हार्ट तो जो होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, विसरल पेरिकार्डियल और पैराइटल पेरिकार्डियम। जो मायोकार्डियम से स्टिक होती है, चिपकी हुई होती है, या मायोकार्डियम की साइड होती है वो लेयर, और एक आउटर लेयर। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। और इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, आउटर कोई भी ट्रॉमा, इंजरी या कोई भी सडन अटैक, इन सब से बचाने के लिए एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। और जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट ना हो, उसको से बचाने का काम करता है ये फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जनरली क्या होता है, ये फ्लूइड अप्रोक्स 50 ml होता है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज 50 ml इन पेरिकार्डियल स्पेस। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी टियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, डायरेक्ट चेस्ट इंजरी या डायरेक्ट पेरिकार्डियल इंजरी की वजह से क्या होता है, इस स्पेस के अंदर फ्लूइड का अमाउंट स्लोली बढ़ने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? इस फ्लूइड का अमाउंट स्लोली बढ़ने लग जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट 50 से 100 ml, अप्रोक्स 2 लीटर तक जो फ्लूइड है वो इसके अंदर आ सकता है। तो स्लोली जब बढ़ने लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड बढ़ने लग जाएगा तो इसकी वजह से प्रेशर बनने लग जाएगा अंदर की साइड। बाहर जाएगा तो बाहर भी लगेगा प्रेशर, तो लेकिन बाहर तो कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर ये प्रेशर अंदर की साइड जाने लग जाता है और मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, मायोकार्डियल पे प्रेशर डालने लग जाएगा, तो क्या होगा, जो हार्ट की शेप होती है, कैसे, जैसे मैं बताना चाहूँ, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये मायोकार्डियम है और ये पेरिकार्डियल स्पेस और ये स्पेस है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो क्या होगा, अगर ये फ्लूइड बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये अंदर की तरफ प्रेशर डालने लग जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर डालेगा, ये जो मायोकार्डियल की इनर साइड है वो थोड़ी सी और प्रेशराइज होने लग जाएगी। और ये जो स्पेस था, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकल के पास जो भी स्पेस होता है, वो स्पेस धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक होता है प्लूरल इफ्यूजन, अगर केवल फ्लूइड भर रहा है, किसी तरह का कंप्रेशन जनरेट नहीं कर रहा है मायोकार्डियम में, तो उस कंडीशन को बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन की फ्लूइड वहाँ पे भरना चालू हो गया। लेकिन अगर इसकी वजह से, इस फ्लूइड की वजह से मायोकार्डियल लेयर सप्रेस होने लग जाए या अंदर की साइड थोड़ा सा कंप्रेशन होने लग जाए, उसका कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए, और जब वो रिलैक्स हो तो इतना पावर से रिलैक्स नहीं हो पाती, तो क्या होता है, ये स्पेस कम हो जाता है वेंट्रिकल के पास फ्लूइड के या ब्लड के भरने के लिए। ब्लड इसके अंदर आके भरता है, वो ब्लड नहीं भर पाता जितना नॉर्मली भरता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे अगर यहाँ पे ये स्पेस हो गया छोटा, मान लो पहले स्पेस था इतना, अब ये कंप्रेशन की वजह से स्पेस हो गया इतना, तो इधर से जो एट्रियम से ब्लड आ रहा है उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, और यहाँ से जो अरोटा को सप्लाई हो रहा था ब्लड, उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा। मतलब कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकती हैं, और मे बी हार्ट फेल भी हो सकता है। जैसे अपन ने बात करी थी पिछले हार्ट फेलियर के अंदर, कार्डियक टेम्पोनेट इज आल्सो ए पॉजिटिव फैक्टर। तो मैंने 2 वर्ड बताए, प्लूरल इफ्यूजन एंड कार्डियक टेम्पोनेट। यहाँ पे अपन प्लूरल इफ्यूजन के बारे में बात करें तो अगर पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भर रहा है लेकिन उसकी वजह से कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो प्लूरल इफ्यूजन, और उसने कंप्रेशन करना चालू कर दिया मायोकार्डियल लेयर को, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियक टेम्पोनेट। तो आज अपन बात करेंगे अबाउट द कार्डियल टेम्पोनेट और पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में। तो cardiac tamponade is a serious medical condition in which blood or fluid fills
द स्पेस बिटवीन द सैक दैट एनकेसेस द हार्ट, जो हार्ट को एनकेस करता है, जो स्पेस उसके अंदर फ्लूड भरना चालू हो जाता है। एंड द हार्ट मसल्स, वो फ्लूड ज़्यादा भरना लगेगा तो वो कंप्रेस करना चालू कर देगा हार्ट की मसल्स को। दिस प्लेसेस एक्सट्रीम प्रेशर ऑन योर हार्ट, जो कि हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। दिस प्रेशर प्रिवेंट्स द हार्ट वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग फुली। अब जैसे मैंने बताया, अगर प्रेशर लगता रहेगा तो जितना नॉर्मली पहले एक्सपेंड हो रहे थे उतना एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो पहले मायोकार्डियल यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट होती थी, यहाँ तक रिलैक्स होती थी, तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन वापस उतना रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो स्लोली क्या होगा, यहाँ पे स्पेस कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन आएगी। अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक है मायोकार्डियल लेयर। नॉर्मली पेरिकार्डियल स्पेस होता है इतना, लेकिन अभी इसके अंदर फ्लूइड भर के ये पहुँच गया है यहाँ तक, और इसने मायोकार्डियम को भी कंप्रेस कर दिया। आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ऊपर ऐसे चढ़ी हुई सी दिख रही है। तो क्या होगा, ये कंडीशन होती है कार्डियक टेम्पोनेट, जिसमें जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है उसके अंदर फ्लूइड भरना चालू हो जाता है और वो कंप्रेस करने लग जाता है हार्ट की वेंट्रिकल्स को। तो योर हार्ट कांट पंप इन अ ब्लड टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी। अब यहाँ पे स्पेस कम हो गया तो एट्रियम से जो ब्लड आ रहा था उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट था वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है, शॉक हो सकता है एंड डेथ भी हो सकती है। कार्डियक टेम्पोनेट इज ए मेडिकल और कार्डियक इमरजेंसी, इसको एक इमरजेंसी माना जाता है। नेक्स्ट, इस डायग्राम में और क्लियरली देख लो, नॉर्मली क्या हो रहा था, ये हेल्दी हार्ट है जिसके अंदर ये पेरिकार्डियल स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये डायलेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस नॉर्मली चलता रहेगा, लेकिन अभी इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर गया जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो गया। तो इस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स का जो स्पेस था, इसमें देखो कितना स्पेस था, और यहाँ पे वो स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एट्रियम से ब्लड फिल होना कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। साथ में अगर राइट वेंट्रिकल अफेक्ट हो रहा है तो जो पल्मोनरी एरिया तक ब्लड जा रहा था वो भी कम जाएगा, उसकी वजह से जितना ऑक्सीजन बॉडी की सेल्स तक पहुंचना चाहिए था उतना ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना ब्लड ही नहीं जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे हाइपोक्सिया भी हो सकता है और यहाँ पे इधर की साइड ब्लड भरना चालू हो जाएगा। प्रीवियसली जैसे हार्ट फेलियर में अपन ने बताया था कि जो प्रीवियस पार्ट होता है वहाँ पे फ्लूइड भरना चालू हो जाता है, क्योंकि इतना ब्लड आ ही नहीं पाएगा तो वो पीछे की तरफ प्रेशर डालता रहेगा। नेक्स्ट बात करें इसकी एटियोलॉजी में, तो एटियोलॉजी में या तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रोमा की। तो गनशॉट या स्टैब वुंड्स, यानी डायरेक्ट पेरिकार्डियल स्पेस पे या डायरेक्ट इंजरी हुई है कोई, या तो चाकू लग गया है या फिर वहाँ पे गन शॉट की वजह से अगर कोई ट्रॉमा हुआ तो उसकी वजह से डायरेक्ट फ्लूइड अगर पेरिकार्डियल कैविटी में आ गया है तो उसकी वजह से हो सकता है। ब्लंट ट्रॉमा कार या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंटल परफोरेशन आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे थे तो उस वक्त परफोरेटेड हो गई है मायोकार्डियम से, या अब ज़रूरी नहीं है इसके अंदर फ्लूइड कहीं से भी आ सकता है, थोरेसिक कैविटी से आ सकता है, हार्ट से जा सकता है, ब्लड जा सकता है, अगर मायोकार्डियल रप्चर हो गई हो तो उसकी वजह से जा सकता है, पस फॉर्मेशन हो, पस बन सकता है। जो कोई भी मटेरियल अगर इसके अंदर जा रहा है, एयर भी अगर अंदर जा रही है तो वो भी किस में इंक्लूड की जाएगी, कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। तो फ्लूइड, ब्लड, पस, एयर, अगर कोई भी चीज़ पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जाके और वहाँ पे मायोकार्डियम को सप्रेस कर रही है जिसकी वजह से मायोकार्डियल स्पेस कम हो रहा है और कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कार्डियक टेम्पोनेट। तो कैथेटराइजेशन करते वक्त, एंजियोग्राफी करते वक्त या पेसमेकर लगाते वक्त अगर एक्सीडेंटल परफोरेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पंक्चर मेड ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल लाइन, जब सेंट्रल लाइन लगा रहे थे तब पंक्चर हो गया, एट्रियम, वेंट्रिकल या वेना केवा या कोई भी पंक्चर हो गया, उसकी वजह से अगर पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड चला गया तो उसकी वजह से हो सकता है। कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू द पेरिकार्डियल सैक, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर स्प्रेड होकर अगर वहाँ तक पहुँच गया तो उसकी इन्फ्लामेशन वहाँ पे चालू हो जाएगा, फ्लूइड भरना चालू हो जाएगा, पस बनना चालू हो जाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है। ये रप्चर्ड एरोटिक एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म हुआ था वो रप्चर हो गया तो उसकी वजह से भी वहाँ पे फ्लूइड, ब्लड वहाँ पे भर सकता है।
नेक्स्ट बात करें पेरिकार्डाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम लेयर है उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लूइड शिफ्टिंग होना चालू होगा, क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है, कैपिलरी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिस्टर्ब होती है और वहाँ पे फ्लूइड बाहर या थर्ड स्पेस में आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ल्यूपस या एन इन्फ्लामेटरी डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स हेल्दी टिश्यूज। मतलब एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसकी वजह से लूपस इरिथमेटस की वजह से भी पेरिकार्डियल डिफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज होती हैं वो अटैक करना चालू कर देती हैं खुद की बॉडी की सेल्स पर। हाई लेवल ऑफ रेडिएशन टू द चेस्ट, इसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और दैट में फर्दर कोज द कार्डियक टेम्पोनेट। हाइपोथायरॉयडिज्म विच इंक्रीज द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो बहुत कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कम हो जाता है, तो हार्ट रेट और सब बॉडी के पूरे सिस्टम्स वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। हार्ट अटैक आ गया हो, मायोकार्डियम डिस्टर्ब हो गई हो, मायोकार्डियम ढंग से काम नहीं कर रही है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा, कोई ना कोई पार्ट ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड बाई इन्फाक्शन। तो इन्फाक्शन होगा तो फर्दर उसकी वजह से फ्लूइड भर सकता है पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर, और इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट्स द हार्ट। एक वन मोर थिंग, किडनी फेलियर होगा तो क्या हो सकता है, ब्लड बॉडी के अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाता है, क्योंकि उतना अमाउंट में फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो इनटेक तो हो रहा है लेकिन आउटपुट कम हो जाता है। तो आउटपुट कम हो जाएगा तो स्लोली बॉडी के अंदर ईडिमा जैसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी, और ईडिमा बॉडी में कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी आउटर एक्स्ट्रा वास्कुलरली कहीं पे भी फ्लूइड भर सकता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसका यूरेमिया भी माना जाता है एक कोज। जब किडनी फेल होगी तो यूरेमिया भी होता है। इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द हार्ट, कोई भी इन्फेक्शन जो हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या हो रहा है, इसमें फ्लूइड भर रहा है पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर लगेगा हार्ट पे। पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भर रहा है तो फ्लूइड धीरे धीरे प्रेशर डालेगा हार्ट की मायोकार्डियल लेयर्स पे। वेंट्रिकल्स का जो एरिया था वो छोटा होता जाएगा, तो जो द प्रेशर प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग कम्प्लीटली। तो कंप्लीट जितना एक्सपेंशन कंट्रैक्शन तो हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा वो प्रेशर और डालेगा, और वापस उतना एक्सपेंशन होने का टाइम या उतना एक्सपेंशन होने के लिए एरिया नहीं मिलेगा उसको, तो वो एक्सपेंशन कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो फिलिंग होगी वो भी कम होगी, तो फिलिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लेस ब्लड लीव्स द हार्ट। मतलब अगर फिलिंग ही कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसका अमाउंट भी कम होगा। जैसे मान लो वेंट्रिकल के अंदर जितना फ्लूइड भरना चाहिए था उतना भर ही नहीं रहा है, तो जैसे कार्डियक आउटपुट नॉर्मली कितना होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जितना होता है उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि फिलिंग कम हो गई है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो जितना हार्ट नॉर्मली एक बार में जितना पंप करता है उतना पंप नहीं कर पाएगा। टू लिटिल ऑक्सीजन रीच द टिश्यूज, क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल है वो भी कम ब्लड पंप करेगा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जा रहा था, तो वहाँ भी कम ब्लड जाएगा, तो वहाँ से ऑक्सीजन भी कम लेके आएगा, और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम लेके आएगा तो उसकी वजह से टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन भी कम पहुँचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फास्टर हार्ट बीट बढ़ जाएगी। क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा और वो हार्ट बीट बढ़ाएगा कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो हार्ट बीट बढ़ेगी ताकि कंपनसेशन हो सके, तो हार्ट बीट बढ़ सकती है। रैपिड फॉल इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो हाइपोवोलीमिया हो जाएगा आगे, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। फास्टर ब्रीदिंग, अगर टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन कंप्लीट या गुड अमाउंट में नहीं पहुंच रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा। फीलिंग ऑफ पेन होगा, क्योंकि जो मायोकार्डियम है उसको एक्सपेंशन का टाइम नहीं मिलेगा, डायस्टोल होने के लिए उतनी जगह नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन जैसी
फीलिंग भी आ सकती है। और सोलन नेक वेन्स, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जो वेनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वेनस रिटर्न कम होगा क्योंकि हार्ट को उतना फिल होने के लिए जगह ही नहीं है। मान लो एक बार में 500 ml ब्लड लेके आ रहा था वेनस रिटर्न के थ्रू 500, अब उतनी जगह ही नहीं है। मान लो पहले 500 ml फिलिंग हो रही थी, लेकिन अब हो रही है 100 ml ही फिलिंग, तो बाकी 400 ml जो ब्लड वेनस रिटर्न से आ रहा है वो वापस वेन्स के अंदर ही जमा होना चालू हो जाएगा। उसकी वजह से नेक की जो वेन्स है या जुगुलार वेन्स है उनका डिस्टेंशन भी चालू हो जाएगा, और साथ में अदर जो वेन्स है वो भी सोलन हो जाएंगी। और धीरे धीरे क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सडन डेथ में आकर। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, इसके अंदर जो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भरने की वजह से मायोकार्डियम को एक्सपेंड होने के लिए उतनी जगह नहीं मिल रही है जितनी पहले नॉर्मल हार्ट को होती है। तो इसकी वजह से स्पेस कम होगा, फिलिंग कम होगी, फिलिंग कम होगी तो हार्ट से ब्लड भी कम बाहर जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होगा, साथ में ब्लड का अमाउंट भी कम होगा, तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सेमिया और हाइपोक्सिया, साथ में कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो फास्ट हार्ट बीट होगी, फास्ट ब्रीथिंग होगी, और पेन और सोलन नेक वेन्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स की। एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, सेकंड लो ब्लड प्रेशर जो भी मैंने बताया, वीकनेस होगी, ऑब्वियसली बात है हाइपोक्सिया हो रहा है तो वीकनेस हो सकती है, टिश्यूज़ जल्दी से एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जा सकती है तो उसकी वजह से वीकनेस हो सकती है। चेस्ट पेन रेडिएटिंग थ्रू नेक, शोल्डर और बैक, जैसे एमआई में जैसा पेन देखने को मिलता है, क्योंकि कार्डियक जैसे अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, जैसे अपन ने बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की थी, या अपन ने बात की थी कि कार्डियक जो सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, एरोटा से एक आर्टरी जाती है, तो वो भी अल्टर होगी, कार्डियक सप्लाई भी अल्टर होगी, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या मायोकार्डियल इस्चीमिया जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। ट्रबल ब्रीदिंग और टेकिंग डीप ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी और डीप ब्रीथ्स लेने में प्रॉब्लम आएगी। डीप ब्रीथ्स लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग एक्सपेंशन होगा और पेन ज़्यादा एग्जर्वेट हो सकता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो लंग्स के बीच में होता है, तो उसकी वजह से जैसे अपन ज़्यादा लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं तो लंग्स और ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, तो लंग्स का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे, हार्ट के पेरिकार्डियल फ्लूइड जो वहाँ पे भरा हुआ, तो जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ेगा पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अपन डीप ब्रीथ्स या ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रैपिड ब्रीदिंग होगी, हाइपोक्सिया हो रहा है तो टिश्यूज़ तक ब्लड जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। डिस्कम्फर्ट दैट रिलीव्ड बाय सिटिंग और लीनिंग फॉरवर्ड, बैठने से, क्योंकि बैठने से ग्रेविटी की वजह से जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो नीचे की तरफ चला जाता है और साइड से जो लंग्स पे से प्रेशर पड़ रहा था तो वो कम हो जाएगा। जैसे ही सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जैसे ही अंदर इंस्पिरेट करेंगे तो क्या होगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही एक्सपायरेट करेंगे वैसे प्रेशर कम होगा, तो उसकी वजह से जब अपन खड़े होते हैं या बैठते हैं या आगे की तरफ फॉरवर्ड होकर बैठते हैं तो उसकी वजह से अपने को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है वो रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट फेंटिंग, डिजीनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो रही है ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स को भी। नेक्स्ट एक जो कार्डियक टेम्पोनेट के लिए एक बेक्स ट्रायड के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 3 चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। सबसे फर्स्ट जुगुलार वेनोस डिस्टेंशन, क्योंकि वेन्स से को जो ब्लड ड्रेन कर रही थी एट्रियम में, अब वहाँ पे उतना स्पेस नहीं है वेंट्रिकल के पास कि जितना ब्लड वो लेके आ रही थी उतना पूरा भर सके, तो धीरे धीरे वेन्स के अंदर फ्लूइड का, ब्लड का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा और उसकी वजह से ये डिस्टेंडेड दिख सकती है, जैसे आपको ये जुगुलार वेन डिस्टेंडेड दिख रही है। सेकेंड मफल्ड और डिस्टेंडेड हार्ट साउंड, अब डायस्टोल नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डायस्टोल नहीं हो रहा है तो आपको हार्ट के अंदर जो S3 साउंड है, पैथोलॉजिकल साउंड है, वो आपको सुनाई दे सकता है। या मफल्ड हार्ट साउंड, जैसे किसी ने मफल्ड मतलब ऐसे अजीब सा साउंड आएगा जिसके अंदर ऐसे लगेगा जैसे हार्ट कम्प्लीटली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, केवल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन जैसे
पानी भर जाता है और उसको वापस निकालने ते वक्त जो साउंड आता है ना, वैसा साउंड नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी होने के साउंड ही नहीं आएंगे। तो मफल्ड हार्ट साउंड, जैसे कि इसमें बताया गया है कि टेम्पोनेट की वजह से डायस्टोलिक फीलिंग कम हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीज और क्रश, ये सारे सिम्टम्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे दबा रखा हो जैसे किसी ने हार्ट को, वैसे साउंड्स आपको सुनाई दे सकते हैं। और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इसको कार्डियक टेम्पोनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए बक्स ट्रायड नाम से एक ट्रायड दिया गया है, जो किसी बैक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब इसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में स्पेशलाइज, देखो हार्ट की लोकेशन होती है यहाँ पे नॉर्मली। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बाहर तक दिख रहा है, देखो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, मतलब इसके अंदर बाहर तक इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनेट हो गया। नॉर्मली अपन जब एक्सरे देखते हैं तो उसमें इतना एरिया में ही आपको वाइटिस सा दिखाई देता है, जो हार्ट की वजह से होता है, क्योंकि हार्ट में फ्लूइड भरा हुआ था। तो जहाँ जहाँ फ्लूइड भरा हुआ था एक्सरे के अंदर वो एरियाज थोड़े से वाइटिस दिखाई देते, लेकिन इसमें ये वाइटिस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये डिनोट करता है कि वहाँ पे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ईसीजी करके देख सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम। इको मतलब जो हार्ट के को विजुअलाइज करते हैं अपन डायरेक्टली ट्रांसड्यूसर के थ्रू। तो वो कर दो तरह से हो सकता है, एक ट्रांसथोरेसिक और ट्रांस ईसोफेजियल। ट्रांसथोरेसिक मतलब अपन थोरेसिक कैविटी के ऊपर से डायरेक्ट विजुअलाइज कर रहे हैं, और एक ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस में कैथेटर डाल के और उसके थ्रू अगर विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब ईसोफेगस से अपन ने कैथेटर डाला और उसको हार्ट की जो लोकेशन है वहाँ तक ले जाके और उससे अगर विजुअलाइज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस ईसोफेजियल। ट्रांस ईसोफेजियल को कार्डियोग्राम। इसके अलावा कार्डिक कैथेटराइजेशन करके भी देख सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई करके अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली चेस्ट एक्सरे में आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इसमें केवल सर्जिकल मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, जिसके अंदर क्या करते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भर गया उसको अपन बाहर निकाल देते हैं। जैसे थोरेसिक कैविटी में थोड़ा सेंटेसिस करते हैं, ऐसे यहाँ पे पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियो सेंटेसिस करते हैं। नॉर्मली मेडिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे एस्प्रिन है, NSAIDs है, कोक्लिन है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोन, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इसके अलावा जो मेन ट्रीटमेंट होता है उसका ये होता है पेरिकार्डियो सेंटेसिस, मतलब पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको थ्रू द नीडल या थ्रू द कैथेटर अपन अगर बाहर निकाल रहे हैं, चेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, जैसे थोड़ा सेंटेसिस करते हैं लंग्स या पेरिकार्ड थोरेसिक स्पेस से, या जो थोरेसिक कैविटी होती है उससे फ्लूइड बाहर निकालने के लिए थोड़ा सेंटेसिस किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे पेरिकार्डियल जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए पेरिकार्डियो सेंटेसिस करते हैं। अब इसकी 3 अप्रोच है, मतलब अपन नीडल कहाँ से इंसर्ट करें उसके लिए 3 अप्रोचेज बताएंगे। एक तो सब जीफॉइड मतलब जीफॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे से, जो जीफॉइड प्रोसेस होता है उसके नीचे से अपन अगर डालते हैं नीडल को तो सब जीफॉइड। सेकेंड पैरा एक्सटर्नल जो कि 3rd और 4th इंटरकोस्टल स्पेस के थ्रू अपन हार्ट के पेरिकार्डियल स्पेस तक अप्रोच कर रहे हैं अगर नीडल को, तो अपन उसको बोलेंगे पैरा एक्सटर्नल। और एपिकल पल्स जहाँ से अपने को 5th इंटरकोस्टल स्पेस की जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है वहाँ से अगर अपन इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एपिकल अप्रोच। तो जो पेराकार्डियोसेंटेसिस की 3 अप्रोचें होती हैं, सब जीफॉइड अप्रोच, पैरा एक्सटर्नल अप्रोच एंड एपिकल अप्रोच। इसके बाद नेक्स्ट बात करें ओपन हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी करके अपन जो होता है उस हार्ट को ओपन करके, अगर ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है तो ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू अपन डायरेक्ट फ्लूइड को सर्जरी के द्वारा भी रिपेयर कर सकते हैं, या अपन पैसेज बना सकते हैं जिसके द्वारा फ्लूइड को ड्रेन किया जा सकता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो डायरेक्ट हार्ट ओपन करके और डायरेक्ट हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन द लेयर्स बलून पेरिकार्डियोटमी इज ए rarely performed procedure in which a deflated balloon is inserted between the layers of the pericardium and inflated to stretch
देन जो लेयर्स उनको हटा देना, काट देना, फाड़ देना, मतलब वहाँ पे एक बैलून ले जाएंगे और उसको इन्फ्लेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो लेयर्स हैं वो टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और वहाँ से फ्लूइड बाहर निकल सकता है। तो ये बहुत रेयरली किया जाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। और लास्ट वन इज़ रिमूव द पेरिकार्डियम। सर्जरी के थ्रू अपन रिमूव जो पेरिकार्डियम इसको हटा देंगे ताकि वहाँ पे फ्लूइड ही ना भरे, वहाँ पे कोई फ्लूइड ही नहीं होगा, तो वहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनेट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन पेरिकार्डियम को ही हटा देंगे। तो पेरिकार्डियम ही हट जाएगी तो वहाँ पे जो पेरिकार्डियल स्पेस था वो भी नहीं रहेगा और उसकी वजह से पेरिकार्डियल फ्लूइड भी नहीं भरेगा। तो ये था कार्डियक टेम्पोनेट। क्या होता है कार्डियक टेम्पोनेट? जो अपना हार्ट होता है, ये मैं एक साइड का बता रहा हूँ, दोनों साइड में हो सकता है, उसकी मायोकार्डियम लेयर और पेरिकार्डियल लेयर। जो पेरिकार्डियल लेयर होती है जो नॉर्मली जिसके अंदर 50 ml फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसके अंदर क्या होता है, कई बार फ्लूइड पस या एयर बहुत ज़्यादा भर जाने की वजह से यहाँ पे जो पेरिकार्डियल स्पेस है इसका डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, प्रेशर डालता है मायोकार्डियम पे, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो कम हो जाता है। और अगर ये स्पेस कम होगा तो एट्रियम से वेंट्रिकल तक जो ब्लड आ रहा था उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड लंग्स तक जा रहा था, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, तो वो ब्लड ही कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम लेके आएगा, क्योंकि फिक्स अमाउंट है कि जो एक हीमोग्लोबिन का जो मोलिक्यूल है वो 4 ही ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से अटैच हो सकता है। तो 50 ml में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतना ही जो लेके आएगा, लेकिन 50 ml के बजाय अब 10 ml ही फ्लूइड लंग्स तक जा रहा है, तो वो 10 ml जितना ही ऑक्सीजन लेके आएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, या टेकिपनिया भी हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये कंटिन्यूसली अगर बना रहा तो हार्ट फेल भी हो सकता है और सडन डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको एक कार्डियक इमरजेंसी के तौर पे माना जाता है। तो ये था कार्डियक टेम्पोनेट। इसका मैनेजमेंट सर्जिकली जो होता है वही इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है, जिसको पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोला जाता है, जिसमें नीडल के थ्रू अपन जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं, जैसे थोरासेंटेसिस करते हैं ना, वैसे ही पेरिकार्डियोसेंटेसिस। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।